हेलो एवरीवन। मेरा नाम सावित्री कुमारी है और आज मैं आप लोगों को एक गेस्ट से मिलाना चाह रही हूँ और उसका नाम है आशा साहू। और आशा साहू हमारे जेपीएससी, हम इस बार जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो जेपीएससी 2022 में रैंक 10 थी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं, बट हिंदी मीडियम का क्या करें। हिंदी मीडियम में बहुत सारे हमारे लोग थे जो बहुत अच्छा रैंक लेकर आए हैं और आई थिंक मोर देन 50% पीपल आर एक्चुअली हैव रिटन देयर मेंस ऑन हिंदी, और आशा उनमें से एक है जो अपना मेंस हिंदी में लिखी है। और ये आज हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। और जो सबसे पहला क्वेश्चन, आशा आशा पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि अभी आप क्या कर रही हैं, कहाँ हैं, और उसके बाद आप मुझे ये भी बताइए आशा कि आप हिंदी मीडियम वाले लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी। मेरा नाम आशा है, जैसा कि सावित्री मैडम ने बताया। और अभी एज अ वीडियो मैं उटारी रोड ब्लॉक पलामू में पोस्टेड हूँ। और हिंदी मीडियम के एडवाइस की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोग हिंदी में लिखते हैं। और मेरा मतलब आप जानेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाई जो हुआ है क्लास मतलब 1 से लेके ग्रेजुएशन मास्टर सब इंग्लिश में ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम हिंदी में लिखे हैं, तो कोई भी हिंदी में अच्छे से लिख सकता है। सो आशा, आप हमें 3-4 क्वेश्चंस बताइए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि हिंदी का मटेरियल आप कहाँ से ली थी। और एक्चुअली इनफैक्ट ऐसा कीजिए कि आप हम लोगों को पहले ये बता दीजिए कि आप कैसे तैयारी की थी और कैसे आपको रैंक 10 हासिल हुआ। ये इसका एक थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रेटजी बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछ लूँगी। रैंक 10 सोच के तो कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन बेसिकली मेरा पढ़ाई का जो चालू हुआ यूपीएससी को लेकर ही हुआ। तो पहले तो हम डिसाइड किए कि हिंदी में देना है कि मुझे इंग्लिश में देना है। तो चूँकि मेरा क्लास 10 तक मतलब हिंदी में था, मतलब सोशल साइंस, तो हिंदी में मुझे पढ़ना अच्छा लगा, तो हिंदी में ही हम स्टार्ट किए। तो यूपीएससी का जो बेसिक बुक्स होता है वो सब हम कंटिन्यू करके वो सब पढ़ते रहे। और उसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्या है, हिंदी का मटेरियल हम लोग को मिल जाता है। मेरा यूपीएससी का किया हुआ था, बैकग्राउंड था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके साथ ही झारखंड की अगर मटेरियल की बात करें तो एक रेनेसा आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, वहाँ से मैंने मेंस का मटेरियल लिया। और रैंक 10 आने का बहुत बड़ा हाथ है कि आंसर राइटिंग करना। अभी चूँकि प्रीलिम्स हो चुका है, अब लोग बस आंसर राइटिंग पे लगे होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, अपना कंटेंट पूरा प्रिसाइज़ रखना है। जो पूछा जा रहा है, मतलब जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, झारखंड का सिलेबस बहुत डिफ़ाइन है। जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसको पढ़िए, उसका कंटेंट तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि एट द एंड आपको मेंस से नंबर उठाना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करना है और प्रेजेंटेशन में बहुत फोकस करना है। आपको बहुत प्रेजेंटेबल वे में लिखना है। कंटेंट तो है, ठीक है, कंटेंट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन कंटेंट के साथ अगर प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, जहाँ फ्लो चार्ट, सन डायग्राम, जहाँ डायग्राम्स इंडिया का, झारखंड का, जहाँ आपको मौका मिल रहा है आप बनाइए। इवन आप खोटा में भी प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर बढ़ाने का बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप प्रेजेंटेशन का यूज़ करें। मैं एग्जैक्टली यही चीज़ बोलती हूँ। इनफैक्ट जो मेरा सेकंड लेक्चर था, जो मैं सेकंड टिप्स दी थी, वो बेसिकली दी थी कि प्रेजेंटेशन ही की है, प्रेजेंटेशन ही वो कुंजी है जिससे जेपीएससी का ताला खुलता है। तो इसी से संबंध में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैडम खोटा में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, या फिर कोई बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लिखना होता है, पॉलिटी फॉर एग्जांपल। हाँ, समझ में आता है कि ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया का डायग्राम बना देंगे, झारखंड का मैप बना देंगे, तो ये सब बन जाएगा। लेकिन जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स है, सोशल स्टडीज़ के जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स में कैसे मतलब विजुअली अट्रैक्टिव बनाएं आप आशा जी। नंबर 1 ये आप मुझे बताइए। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं आपके साथ 1 साल ट्रेनिंग की तो मैं देखती थी आप बहुत छोटा छोटा लिखते थे। मुझे लगता है कि जो मैं 10 पेज में लिखती हूँ, आप मे बी 3 या 4-5 पेज में कंप्लीट कर देते होंगे।
तो उस केस में आपको डर नहीं लगा कि आप केवल 5 पेज लिख रहे हैं या 4 पेज लिख रहे हैं? तो कैसे इस चीज़ को आप हैंडल किए? क्योंकि आपकी राइटिंग का जो मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत छोटा है आशा जी, आप इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए थोड़ा-सा। ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि बाकी ज्योग्राफी छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में हम कैसे प्रेजेंटेशन का यूज़ करें। तो इवन आप खोटा में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको सन डायग्राम बना सकते हैं आप। सन डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का सब पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। किसी का सब पॉइंट्स आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, एक सन जैसा बना के ये लिख के अगर ब्लैक बोर्ड में बताते तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा कॉपीज़ रेनेसा में कुछ डिस्प्ले किया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं हम लोग। सन डायग्राम हो गया, बाकी सब कुछ कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ ही पॉलिटी हो गया या फिर इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट हो गया, उसमें बहुत कुछ आप बना सकते हैं। आप पढ़ते-पढ़ते वो चीज़ आ जाएगा, वो कि कैसे हमको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है ना कि आपको स्पेशियस बनाना है, ठीक है। ऐसे कंजस्टेड नहीं लिखना है कुछ भी चीज़, उससे मतलब टीचर भी पढ़ने में उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जो भी बनाते हैं उसको अच्छा फेयर दिखना चाहिए, वो अच्छे से दिखना चाहिए कि आसानी से वो पढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी हैंडराइटिंग छोटी है, तो ये सही बात है कि मेरा हैंडराइटिंग सच में बहुत छोटा-छोटा है। मुझे मतलब बड़ा लिखने नहीं आता है। जैसे कोई अगर एक लाइन में 5 वर्ड्स लिखता होगा, तो मेरा तो मतलब 10 या 12 वर्ड्स एक लाइन में हो जाता होगा। तो ये मुझे बहुत मतलब परेशानी से हुआ था मुझे। लेकिन अब वही छोटा हैंडराइटिंग है, उसको हम बड़ा नहीं कर सकते, तो उसी को लेकर ही चले थे। और जब हम आंसर राइटिंग करते थे, मतलब हम बताना चाहेंगे कि हम आंसर राइटिंग बहुत ही किए थे। आफ्टर प्रीलिम्स जब हमारा मतलब प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद मुझे जब पता चला था कि हाँ होने का चांसेस है, तब से ही हम आंसर राइटिंग चालू किए थे। तो मेरा ये था कि कम से कम जो 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 750 वर्ड्स एटलीस्ट हम लिखें, उसको 35 मिनट्स में हम कंप्लीट करें, और वो कम से कम 5.5-6 पेज का तो हो ही। तो एग्ज़ाम में भी मेरा यही रहा था, 5.5, 6, 6.5 ऐसे पेजेस का वो हो जाता था, और 750 वर्ड्स वो लगभग कंप्लीट हो जाता था। आप यहाँ पे डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनका हैंडराइटिंग छोटा है तो थोड़ा आधे पेज में डायग्राम बना दीजिए, उसको फ्रेश लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, और वो मैटर नहीं करता आपका कि हैंडराइटिंग छोटा है, बड़ा है, ठीक है। आप जो कंटेंट है, जो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो उससे मार्क्स मिल ही जाता है। वेरी गुड। मतलब एग्जैक्टली लाइक कभी-कभी होता है कि जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है, आशा की बहुत छोटी है, हम लोग दोनों पोल्स अपार्ट है, मतलब स्पेक्ट्रम के 2 एंड है। लेकिन देखिए दोनों, एक रैंक 10 है, एक रैंक 1 है, तो इस तरीके से आपको मैटर नहीं करता है कि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है, छोटी है, क्या एग्जैक्टली क्या मैटर करता है, वो ये मैटर करता है कि आप उतना कंटेंट जितना एग्जामिनर को रिक्वायर्ड है, एग्जामिनर को आप सेटिस्फाई कर पाएँ कि नहीं। सारे पहलू जो हैं, सारे डायमेंशंस जो है, उसको आप टच कर पाएँ कि नहीं। वो जो इकोनॉमी सेक्टर, पॉलिटी सेक्टर, सोशल सेक्टर, ये सबको आप टच कर पाएँ कि नहीं, राइट आशा? कि यही सबको टच कर पाएँ कि नहीं, और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन कैसा है कि आप बहुत बोर नहीं कर दिए एग्जामिनर को, इफ आई एम राइट आशा, कि आप बहुत बोर नहीं कर दिए केवल पैराग्राफ लिखकर, या केवल डायग्राम ही नहीं बना दिए और कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं किए। तो आपको एक काइंड ऑफ लाइक मिक्स करना है, एक मॉकटेल टाइप का बनाना है उस एग्जामिनेशन हॉल में, कि आपकी सारी स्वाद रहे, सारे फ्लेवर्स रहे उस केस में। आशा, कितने पेजेज आप लिखती थी? पहले ही हम बताएँ, लगभग 5.5 तो मेरा रहता था कि 5.5 करना है। अगर डायग्राम्स उसमें हो गए तो 6.5 तक चला जाता था, इतना ही हम लिख पाते थे। तो अगर एवरेज करें, तो अगर 7 का भी एवरेज करें तो आप 30 पेज से कम ही लिखती होंगी, राइट? हाँ, बिल्कुल। 30 मेरा पेज से मतलब कम ही हम लिखती बताना होंगी। हाँ। चाहेंगे जेपीएससी के एग्ज़ाम में हुँ। 32 पेजेज़ तो बस मेरा साइंस में पहुँचा था, बाकी सब तो उससे कम ही था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा 42 पेजेज़ पहुँच गया था, क्योंकि मैं इतना तेज़ लिखती, इतना ज़्यादा लिखती हूँ, मतलब बड़ा लिखती हूँ इन अ वे। तो पॉलिटी में मेरा आई थिंक 42 पेजेज़ पहुँच गया था। खोटा में 35 पेजेज़ पहुँच गया था, क्योंकि मैं खोटा में भी बहुत डायग्राम बनाती थी। मुझे याद है कि खोटा के क्वेश्चंस में जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ खोटा है कि मतलब नागपुरी वाले क्षेत्र में खोटा कुछ और बोलते हैं। फिर आपका वो 3-4 टाइप का खोटा था ना आशा? एक था आपका, क्षेत्रीय जो था। हाँ, क्षेत्रीय खोटा, अलग-अलग तरीके का खोटा था। एक खोटा सिखरिया खोटा था। तो मैं उसको
डायग्राम बनाई थी, झारखंड का मैप बनाई थी और हाँ। पूरा दिखाई थी। इसी तरीके से खोटा का क्षेत्रीय रूप जो अलग-अलग है, तो मैं एक्चुअली दामोदर का नदी बना दी थी और बोली थी दामोदर नदी के उधर ही बोलते हैं और इधर ये बोलते हैं। तो वो चीज़ आप लोग को मतलब कि कैसे डिफरेंट लैंग्वेज होता है, तो मैं खोटा में बहुत डायग्राम बनाई थी और मैप्स और ट्री डायग्राम और जैसे सन डायग्राम जो बोल रही है आशा, वो सब बनाए थे। तो सारे चीज़ में आपका स्कोप है खोटा के लिए। एक और इश्यू आ रहा है आशा कि ये जनरल साइंस जो हमारा है जो यूपीएससी कवर नहीं करता है बहुत ज़्यादा। हम लोग यूपीएससी दोनों तैयारी किए हैं, तो हम लोग को बाकी सारे सब्जेक्ट्स मोटा-मोटी आती थी, लेकिन जनरल साइंस जैसे बायोलॉजी या फिजिक्स वगैरह हम लोग यूपीएससी में उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप क्या की थी आशा? जनरल साइंस में यहाँ हम लोग देखें तो टोटल वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फिजिक्स है आपका, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है और बायो है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड ही रहा है, तो साइंस में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेन मेरा प्रॉब्लम ये था कि कैसे हम कन्वर्ट करें, क्योंकि सारा मेरा इंग्लिश में पढ़ा हुआ था और मुझे वो हिंदी में लिखना था, तो इसको लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। कैसे तो की ये? क्योंकि बहुत सारे लड़कों का यही, बच्चों का, हमारे लड़कों लड़कियां जो भी अपीयर हो रहे हैं उन लोग का यही क्वेश्चन है कि हम लोग का इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, उसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूँ? इनफैक्ट मेरे साथ उल्टा हुआ था, बहुत सारे मटेरियल मुझे हिंदी में मिले थे, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी। तो जैसे बाकी जो टॉपिक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों को। साइंस एंड टेक में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा। और एक रहा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, एक प्रॉब्लम होगा आपको बायोलॉजी में और एक फिजिक्स में, हाँ। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे, मतलब आप कन्वर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको आ रहा है कन्वर्ट कर लिए तो अच्छी बात है। और कन्वर्जन में ये देखना है ना कि जैसे आपको एक एग्जांपल ही देते हैं कि बायो में है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में अच्छे से लिख पाएंगे, लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम होगा, तो उसको देवनागरी में लिख सकते हैं। लेकिन मेरा क्या मिस्टेक था वो हम बता देते हैं सबको कि हम इंग्लिश में ही लिखते थे। जैसे यूकैरियोट्स को भी हम देवनागरी में नहीं करके वैसे ही लिख देते थे, रोमन ठीक है। में इंग्लिश में हाँ, यू ई हाँ, रोमन में ही यू लिख देते थे। के वाला लिखते थे ना, उतना ऐसा? मेहनत नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण मेरा नंबर भी थोड़ा कम हुआ था। तो हम सबको बताना चाहेंगे ऐसा नहीं करना है, आप देवनागरी में उसमें कन्वर्ट कर लें। और मतलब अभी ना आप कंटेंट कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जैसे कन्वर्ट अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो कंटेंट कहीं से आप निकालिए, ठीक है। कंटेंट कहीं से निकाल सकते हैं, कोई भी कोचिंग से ले सकते हैं, या खुद से अगर करना है तो वो कर सकते हैं, और उसको रिवाइज कर सकते हैं। मतलब साइंस में ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। बाकी जो एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और एक जो छूट रहा है शायद, वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो हिंदी में आपको मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम होगा बायो में। और बायो में आप ना ये कर सकते हैं कि जो जनरलाइज्ड टॉपिक्स है उसको कर सकते हैं। जैसे हमारे में हमको याद है 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक अमाइनो एसिड पूछा गया था, एक विटामिन पूछा गया था। विटामिन मतलब सब लिख सकता था, ठीक है, अच्छे से लिख सकता था, तो वो क्योंकि बचपन से हम लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा टॉपिक ही पूछा जाता है जनरली। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाकी चीज़ नहीं पढ़ना है सब कुछ, लेकिन जनरलाइज्ड चीज़ ही मतलब जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मतलब आशा का ये कहना हो सकता है, आशा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आशा का ये कहना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो डीप घुस के नहीं पूछेंगे कि मुझे ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस बताओ या ट्रांसलेशन पूरा बताओ, क्योंकि ये सबको हाँ, नहीं आ सकता। ये सबको नहीं आ सकता। और इनफैक्ट मैं एक्चुअली ये सब करके गई थी, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस, उसमें कौन कौन सा वो 3 जो होता है एंजाइम्स वगैरह, ये सब मैं करके गई थी, बट कहाँ उसका कुछ यूटिलिटी नहीं लगा मुझे एग्जाम में। तो जैसा आशा बता रही कि मोर जनरल वे में पूछिए, क्योंकि ये जनरल स्टडीज है। आप मतलब किया जाए, आपको नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डॉक्टर का परीक्षा दे रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, ऐसा नहीं आपके द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक मोर जनरल वे में ही तैयारी कीजिए। और आशा एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मतलब विटामिन वाला क्वेश्चन जो पूछ रही थी, आशा एमिनो एसिड लिखी थी और मैं विटामिन्स में लिखी थी। और मैं विटामिन्स में बेसिकली क्या लिखी थी कि मैं तो मतलब अगेन इसमें बहुत डायग्राम का स्कोप है, और मैं आपको बता देती हूँ अभी मैं अपना आंसर कैसे लिखी थी। विटामिन में मैं सबसे पहले 2 भाग में बांट दी थी, एक फैट सॉल्यूबल विटामिन जो फैट में सॉल्यूबल होता है, एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो मैं पहले फैट सॉल्यूबल वाला 4 विटामिन जो है, जिसको कीड़ा से याद करते हैं, कीड़ा मतलब होता है ना इंसेक्ट वाला कीड़ा, तो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। तो मैं शुरू की थी विटामिन ए से,
उसके बाद विटामिन ए के बारे में पूरा लिखी कि क्या होता है, आँखों को प्रॉब्लम होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी से। उसके बाद फिर डी में पूरा ऑस्टियोपोरोसिस। और बाय द वे ये लेक्चर मैं ये पूरा नोट्स अपने मैं टेलीग्राम चैनल में आपको अपलोड कर दी हूँ, आप उससे देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर विटामिन ए से क्या प्रॉब्लम होता है, विटामिन ए क्या काम करता है, उसका पूरा मतलब ऐसा कि पूरा डायग्राम बना के लिख दी थी, आँखों में कैसे प्रॉब्लम हो जाता है। उसी तरीके से डी से हड्डियों ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है प्रॉब्लम। ई से जो टेकोफेरोल कहते हैं उसको, उसका इंग्लिश नेम भी क्या है वो भी बता दिए थे, टेकोफेरोल जो होता है। और उससे क्या, ई से मतलब स्किन डिजीज वगैरह, विटामिन ई हम लोग ऐसे ग्लिसरीन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं कि हमारा स्किन थोड़ा बेटर हो जाए। फिर उसके बाद कीड़ा से लास्ट जो के हो गया, उसमें के जो हमारा यूज होता है जब हम लोग का ब्लड क्लोथिंग के लिए यूज होता है आशा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स मैं पहले फैट सॉल्यूबल का लिख ली थी, उसके बाद मैं वाटर सॉल्यूबल का लिख ली थी। और फैट सॉल्यूबल के इतना लिखने के बाद बोली थी कि अगर एक्स्ट्रा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब लीवर में जाता है और लीवर में जाके स्टोर होता है ये सब, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा और ले लूँगी तो हम मतलब कि बहुत रिस्क हो सकता है, डेथ का भी रिस्क हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये कीड़ा जो है मतलब के ई डी ए वाले जो फैट सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि लीवर में स्टोर होकर लीवर को डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो केवल फैट में सॉल्युबल होता है। उसके बाद फिर इसीलिए तो वो बीमारी हो सकता है हम लोग का डेथ भी हो सकता है, इसीलिए इसको लिमिटेड अमाउंट में हम लोग को कंज्यूम करना चाहिए। उसी तरीके से सेकेंड में मैं गई वाटर सॉल्युबल। तो मेरा 2 मेजर टॉपिक था, एक फैट सॉल्युबल टॉपिक, एक वाटर सॉल्युबल टॉपिक। फैट सॉल्युबल टॉपिक में लगभग मैं 3 पेज लिख ली थी ये तीनों में। उसके बाद फिर उसी तरीके से वाटर सॉल्युबल में मेरा 2 था, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी का क्या नाम है, डिफरेंट बहुत साइंटिफिक नेम्स भी लिखी थी, B1 B2 B3, मतलब जितने भी है उसका डिफरेंट नेम क्या क्या है। जैसे B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, आयरन वाला जो यूज होता है, राइट। प्रेग्नेंट वेमेन उसको कंज्यूम करती है ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। उसी तरीके से B12 को आई थिंक कोबलामिन कहते हैं ना आशा। तो कोबलामिन में माइंड में लाइक जो हमारा जो मतलब ब्रेन प्रॉपरली काम करे। और B12 यूजुअली नेचुरल सोर्सेज में मतलब वेजिटेबल से उतना नहीं मिलता है जितना मीट प्रोडक्ट से या फिर एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। तो ये सब मैं लिख दी थी। उसी तरीके से बी का सारे कंटेंट लिखे थे, B1 2 3 से लेकर B12 तक जितना भी बी है उतना तक। उसके बाद फिर लास्ट में मैं लिखी थी सी के बारे में, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं। सी का क्या प्रॉब्लम, अगेन स्किन, फिर हमारा स्किन अच्छा होता है सी को खाने से, हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। और स्कर्वी होता है अगर वो बीमारी वो अगर हम लोग नहीं प्रॉपर से कंज्यूम करें तो। मतलब कि मैं देख पा रही हूँ कि मैं अपने पूरे के पूरे नोट्स में बहुत ज़्यादा डायग्राम डाली थी और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो ट्री डायग्राम करके, जैसे कि बी वाला सारा B1 B2 से लेकर B12 तक इसको मैं ट्री डायग्राम से ही लिखने का कोशिश की थी और उसी को डायग्राम वाइज की थी। बहुत अच्छा होगा पता है कि आप एक अपना आंसर पूरा दिखाएं ताकि हाँ ऐसे में भी समझ ना आए। नहीं, मैं आई नो मैं बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट बोल रही हूँ, बट आई एम गोइंग होम, सो देन आई विल ब्रिंग ऑल माई नोट्स एंड देन आई विल शेयर एवरीथिंग इन टेलीग्राम। मैं जल्दी ही होम जाऊँगी और आप लोग सबके सामने मैं अपना जो जितना भी आंसर शीट्स है जो मैं लिखी थी, मैं लगभग आई थिंक 30+ टेस्ट दी थी, उस सारे टेस्ट को मैं अपलोड कर दूँगी। आशा, आई थिंक मैं एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत ऑफन पूछ रहे हैं हमारे ऑडियंस, वो ये पूछ रहे हैं कि मैडम आप कौन सा पेन यूज किए थे। और ऑनेस्टली अगर ये आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक्चुअली इतना सारा पेन लेके गई थी और इतना सारा पेन को मैं एक पेन से बोर हो जाती थी तो फिर दूसरे पेन में स्विच करती थी, फिर तीसरे पेन में स्विच करती थी। इस तरीके से मैं काइंड ऑफ वहाँ पे केवल ये कोशिश करती थी कि किस पेन से मेरा हैंड राइटिंग सबसे अच्छा है, और अगर धीरे धीरे वो पेन खराब होने लगता था हैंड राइटिंग के माध्यम से तो फिर मैं स्विच कर देती थी। आपके साथ क्या हुआ था आशा, आपका एक्सपीरियंस क्या था इस केस में? मैं बताना चाहूँगी कि पेन पहले तो मुझे याद है लिंक स्मार्ट करके हम यूज़ कर रहे थे, बहुत आंसर राइटिंग मतलब उसी से हम किए लगभग। लेकिन लास्ट मिनट में जब मतलब एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले मुझे ऐसा लगा कि ये अब सही नहीं जा रहा है, मेरे से अच्छे नहीं लिखा रहा है उससे, तो फिर हम दूसरा पेन लिए थे। अब वो कौन सा पेन है अभी इतने दिनों के बाद मुझे नहीं याद है, लेकिन हम पेन चेंज किए थे 1 सप्ताह पहले। तो पेन से ये लेके दिमाग में नहीं रखना है कि हम इस पेन से लिए दूसरे पेन से लिख रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिससे कंफर्टेबल लगता है आप उस पेन से लिखिए।
और एग्ज़ाम में भी ये थोड़ा रहता है इशू ना, लोग बोलते हैं कि 2 पेन चेंज कर लिए तो एग्ज़ामिनर से साइन कराना होगा, ऐसा मुझे एग्ज़ाम में ऐसा सुनने को मिल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ब्लैक और ब्लू पेन दोनों यूज़ किए थे, या तो हम पेंसिल भी यूज़ किए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जैसे कोई चीज़ को अंडरलाइन करना चाहें तो उसको आप स्केल से या फिर हाथ से वो कर लेंगे। हम पेंसिल भी यूज़ किए हुए हैं डायग्राम बनाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी पेन से लिखिए जिससे आप कंफर्टेबल हों, उस पेन से आप लिखिए। इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई घबराना ही नहीं है। बहुत अच्छा। और मैं भी ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या करूँ अभी, क्या 3-4 पेन से लिखूँ? एक ब्लैक पेन से, एक ब्लू पेन से, एक मेबी पेंसिल से। तो ग्रीन पेन, रेड पेन तो आपको यूज़ करना ही नहीं है। ग्रीन और रेड पेन यूज़ कीजिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर के लिए होता है। तो मैं केवल ब्लू पेन यूज़ की थी, केवल ब्लू पेन। और मेरे पास मतलब मैं समझती थी कि अगर ब्लू पेन के बाद हम ब्लैक पेन भी यूज़ करें, और आशा पता नहीं कैसे कर लेती थी, बट पेंसिल भी यूज़ करें, अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता था कि मेरे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा स्विच करने में पेन को। एक पेन के बाद दूसरा पेन को स्विच करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं केवल ब्लू पेन का यूज़ की थी। और बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक बॉक्सेस बनाती थी, अंडरलाइन करती थी चीज़ों को, टॉपिक्स को छोड़ देती थी। एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक में जाने में हम लाइन छोड़ देते थे, 3 लाइन छोड़ देते थे। इस तरीके से थोड़ा स्पेस दे के लिखते हाँ, थे, राइट? स्पेस तो देना चाहिए, आपको कंजस्टेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जेपीएससी आपको पर्याप्त पेजेस दे रही है, तो पूरा यूटिलाइज़ करें आप उसका। ये नहीं कि यहीं हटा दिए हम। आधे पेज में अगर डायग्राम बनाना है तो आधा यूज़ कीजिए उसको, उसमें बिल्कुल नहीं घबराना है या फिर सोचना है। कभी-कभी होता है ना एग्ज़ाम में कि कुछ मिस हो गया इस तरह का, तो वैसा कुछ नहीं करना है, आपको जितना पेजेज़ यूज़ करना है कीजिए। और अभी जैसे कि आप आंसर राइटिंग मोड में होंगे, सब लोग अभी आंसर्स लिख रहे होंगे, तो ये भी दिमाग में रखना है ना कि अभी आप सोचेंगे अभी हम इस हिसाब से लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में थोड़ा मेरा स्विच हो जाएगा, हम थोड़ा अलग कर लेंगे या इससे अच्छा लिख लेंगे। लेकिन होता वही है, जैसे आप अभी कर रहे हैं वही एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए आपको जो-जो चेंजेस करना है अभी कीजिए, 10-12 दिन मतलब 1 महीने जितने बचा है, आप उसको अभी से करिए, तभी वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगा। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आपको लगता है ना कि सवेरे आप उठे और ओ माय गॉड मम्मी गिटार बज रहा है, ठीक है, अचानक से नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत प्रैक्टिस करना होता है। आशा प्राइम एग्जांपल है। आशा आई थिंक बहुत आंसर लिखी है, और आशा जितना लिखी है मैं कोशिश की हूँ कि मैं भी उतना आंसर लिखूँ। बैठ के आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अभी आप लोग आंसर राइटिंग में जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उतना अच्छा है। आशा, एक क्वेश्चन जो हमेशा ये लोग हमसे पूछा करते हैं मेरे कमेंट्स में कि कि ये लोग हमेशा ये पूछा करते हैं कि अम, कि बताया जाए कि आप ऑप्शनल क्वेश्चंस को कैसे लिखते थे, ऑप्शनल क्वेश्चंस को कब लिखते थे? पहले 2-3 क्वेश्चंस लिख लेते थे, या फिर लिखते थे, या फिर पूरा जैसे कि ए बी सी डी केवल लिखते थे, या फिर पूरा आंसर लिखते थे, कैसे लिखते थे आप? ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ ऑप्शनल। जैसे कि ऑप्शनल हमारा एमसीक्यू 20 एमसीक्यू अच्छा। आता था, तो 20 एमसीक्यू कब आप लिखते थे? किस टाइम लिखते थे आप? पहले 2 क्वेश्चन लिख लेते थे, फिर लिखते थे? जैसे मेरे केस में क्या होता था ना कि मैं पहले 3 क्वेश्चंस लिख लेती थी 40-40 मिनट करके। कोशिश करती थी कि आधा घंटा में कंप्लीट हो जाए, लेकिन आधा घंटा में कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो मैं पहले लिखती थी सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद लिखने के बाद फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लिखने के बाद मैं एमसीक्यू बनाती थी, वो 20 क्वेश्चन बनाती थी, और 20 क्वेश्चन में केवल ए बी सी डी ऐसे ही लिख देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा लिखने से मे बी टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और छोटे छोटे वर्ड्स हैं तो मे बी उसके ए के बगल में छोटे वर्ड्स लिख देती थी, लेकिन अगर लंबा ऑप्शन है तो फिर मैं नहीं लिखती थी। आप क्या करते थे आशा? अच्छा, तो ये तो मेरा था स्ट्रैटेजी कि हम स्टार्टिंग में ही बनाते थे एमसीक्यू, या फिर मुझे नहीं आ रहा है तो 1-2 जो भी नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को छोड़ दिया करते थे। और जो लिखने का बात है कि जो ऑप्शन आया उसको लिखते थे कि नहीं, तो ज़्यादा बेटर होगा आप लिख दें, क्योंकि वो ज़्यादा वर्ड्स का होता नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा गलती भी करें कि ए की जगह बी वाला लिख दिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मतलब जो मेरा प्रैक्टिस में था वो हम ऑप्शंस पूरा लिख देते थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, ठीक है, उसका ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, और ए बी सी डी में जो पॉइंट्स लिखा है या जो भी लिखा हुआ है उसको हम लिख दिया करते थे। तो आपके पास दोनों एग्जाम्पल है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ए बी सी डी करके छोड़ भी सकते हैं, या फिर ए बी सी डी में जो है उसको पूरा लिख सकते हैं। अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख दीजिए, क्योंकि अगर जैसा आशा बताए कि आप ए की जगह बी लिख दिए हैं, लेकिन आप ऑप्शन बता दिए रावी, मान लीजिए आंसर रावी ना क्योंकि दिए। ये
सही स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन हाँ। लिख देंगे तो सही रहेगा। लिख देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो वेरी जैसे गुड। आप दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, तो टीचर हाँ। पे डिपेंड करता है फिर किसको नंबर दे वो। फिर किसको कौन नंबर दे। बट दैट्स वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आशा, आई नो कि आई एम टेकिंग इट लाइक रियली स्क्रैचिंग इट्स वेरी लॉन्ग, बट लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या क्या बोलना चाहेंगी हमारे बच्चे, अभी लास्ट 1 महीना बच गया है, कैसे मोटिवेट होंगे, कैसे तैयारी करेंगे? अभी ये नहीं सोचना है कि क्या हो गया, क्या करना है, मतलब जो होना था हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन भी नहीं हुआ होगा, तो इसको लेके नहीं बैठना है। ये एट द मतलब एंड नहीं हो रहा है संसार का। फिर से जेपीएससी आएगी, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सही टाइम पे चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो जिनका अभी हो चुका है सिलेक्शन, वो तो अभी पूरा आंसर राइटिंग करें, और जिनका नहीं हुआ है वो फिर से तैयारी में जुट जाए, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि हम लोग जो मेहनत किए रहते हैं, ठीक है, वही काम आता है। बहुत ये होता है कि लक भी मैटर करता है, हाँ करता है, लेकिन विदाउट मेहनत वो नहीं काम करता है। मेहनत करेंगे तो लक भी आपका साथ देगा। वेरी गुड। इसके साथ ही अभी आंसर राइटिंग में ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अभी आप जो भी जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी कोचिंग से या खुद से कर रहे हैं, जहाँ से भी जुड़े हैं, आंसर राइटिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करिए। ये मत सोचिए कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो हम कैसे आंसर लिखें। आपको आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं भी पढ़े तो भी आंसर लिखिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना एग्ज़ाम में कि हम लोग क्या करते हैं कि 100% पढ़ के गए और डिक्टो वही लिखे, ऐसा नहीं होता है। 50% ही हमें याद रहता है, उतना ही लिख पाते हैं हम। तो पहले का आपका जो भी पढ़ा हुआ है सब कुछ काम आता है। तो आप इस पे मत नहीं छोड़िए कि मेरा कंटेंट डेवलप नहीं हुआ है, कंटेंट हम तैयार ही नहीं किए तो कैसे लिखे। आप लिखना चालू कीजिए। अगर अभी से वीडियो देख रहे हैं तो अभी से लिखना चालू कीजिए, क्योंकि बिना लिखे काम नहीं होने वाला है। तो लिखिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, हमें मेंस में नंबर लाना है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो अभी से लिखना चालू कीजिए, उसको रिव्यू करिए, अच्छे टीचर से पूछिए, ठीक है। कमेंट्स में बताइए तो हम लोग भी उसको मतलब डिस्कस कर सकते हैं और अच्छे से। श्योर श्योर आशा, लाइक रियली रियली अप्रिसिएटेड कि आपने जो एडवाइस दिया। और मैं भी आप लोग सबको यही बोलना चाहूँगी कि लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे चीज़ों को मैं नहीं पढ़ी रहती थी, लेकिन फिर भी मैं वहीं ब्रेनस्टॉर्म करती थी कि आपको कितना आता है, उसमें कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। जेपीएससी बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो आप उसी को कैसे सजा के लिखेंगे, उसी को कैसे, ऐसे ज्योग्राफी में 1-2 क्वेश्चन साइक्लोन का आ गया था और क्या क्या आ गया था, उसमें हम लोग को कभी प्रिडिक्ट नहीं किए थे कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी एग्ज़ाम मिनट में ही आपको वो लिखना है और बहुत अच्छे से लिखना है। इसके लिए आप अभी प्रैक्टिस करके जाइए, अभी अननोन टॉपिक्स को ले लीजिए और एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक यू सो मच आशा, इट रियली अप्रिसिएटेड, लाइक यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड फॉर गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स। और जैसा आशा लास्ट चीज़ में आई विल लीव यू विद दिस कमेंट कि आप अगर मेहनत कर रहे हो वो कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा, कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। हम लोग दोनों यूपीएससी का तैयारी किए थे, तो यूपीएससी में भले अभी नहीं हो पाया, हम लोग क्वालिफाई अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन वही कारण है कि हम लोग अभी जेपीएससी में हैं। अभी जेपीएससी में अभी हम लोग दोनों एज अ वीडियो एंड सीओ अभी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो यूपीएससी वाला मेहनत था वो यहाँ पे काम आ गया। इसी तरीके से अगर आप नहीं अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएँ तो हिम्मत रखिए, वो काम कभी ना वो वाला मेहनत कभी ना कभी आपको ज़रूर रिटर्न देगा। एंड थैंक यू आशा, रियली एनी लास्ट वर्ड दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ आवर ऑडियंस? मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच।